हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवा मौर्य। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। सभी मित्रों को मेरी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल आता है, हर साल जाता है। इस साल आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। नया साल आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा पार्ट्स दूसरे पार्ट्स को कवर कराऊंगा, जो आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक्स, पीसीएस, आईएएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चाहे जो भी एग्जाम्स हो, इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मैंने संयुक्त राष्ट्र के बारे में पहले पार्ट्स में इसकी डेफिनेशन तथा इसकी उत्पत्ति और इसके अंगों के बारे में तथा एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन के बारे में काफ़ी डिटेल से जानकारी दी थी। तो आज दूसरे पार्ट्स में हम संयुक्त राष्ट्र की इम्पोर्टेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट से ही चर्चा करेंगे तथा एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और देशों के बीच भाईचारा को बनाए रखने का है। यह एक बहुत शक्तिशाली संगठन है जो दुनिया को एकता के बंधन में बांधे रखता है। अब आज हम संयुक्त राष्ट्र की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज के बारे में जानेंगे जो क्षेत्र स्तर पर या कह सकते हैं ज़मीनी स्तर पर कार्य करती हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में याद रखने वाली जो बातें हैं वह है इसकी फुल फॉर्म। हमको इन ऑर्गेनाइजेशंस की फुल फॉर्म में आनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है वो पता होना चाहिए, और इसमें कितनी मेंबर कंट्री है इसकी वो याद होना चाहिए, और इसकी चीफ कौन है वो याद होना चाहिए। तो ये एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के विशेष अभिकरण एवं अन्य संगठन। तो इस टॉपिक को मैंने आसान करने के उद्देश्य से हमने ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालयों को एक जगह लिखा है जो किसी पर्टिकुलर शहर या देश में आते हैं। जैसे मैंने बोला अमेरिका का वॉशिंगटन। तो जो भी संगठन के मुख्यालय वॉशिंगटन में पड़ेंगे, हमने उनको एक जगह लिखा है। जैसे स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर। तो जेनेवा में जो भी संगठन के मुख्यालय होंगे वो उसको एक जगह लिखा है। जैसे वियना ऑस्ट्रिया का जो शहर है, उसमें जो भी संगठन के मुख्यालय होंगे उसको एक जगह लिखा है। इससे क्या होगा, अब आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तथा अब वैसे जब इसको अलग अलग अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी डाउट तो इसमें होगा क्रिएट। तो इस तरीके से हमने इसको अलग अलग लिखा है, अलग अलग करके इसको क्षेत्र वाइज, मतलब जो भी मुख्यालय जिस जगह पढ़ते हैं उनको एक जगह लिख लिया उसमें। तो देखते हैं ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब इसमें ऐसे ही संगठन देखेंगे जिनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। तो इसमें ऐसे शहरों को देखेंगे, हम ऐसे संगठन देखेंगे। तो जैसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी आईटीयू। तो आईटीयू का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेल कम्युनिकेशन यूनियन। तो इंटरनेशनल टेल कम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। अब इसकी भूमिका या रोल क्या है, तो दूर संचार के क्षेत्र में
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। तो दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, यानी कि दूरसंचार का मतलब ये होता है जैसे कि हमको अपनी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचानी है या किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचानी है, तो इसके अब जो चीज़ें इसमें हेल्प करती हैं हमको, जैसे मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया और तुम्हारी क्या तार हो गया, तो इस चीज़ों का इंक्रीजमेंट इसी के अंडर में आता है, उसको हम दूरसंचार कहते हैं। दूरसंचार के माध्यम से ये सब सारी चीज़ें संभव होती हैं। तो इन चीज़ों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को इंक्रीजमेंट करना ये इसका कार्य है। अब इसके सेक्रेटरी जनरल हॉलिन जॉन 1 नवंबर 2018 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। इसमें इतना ही जानना है बस। अब दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO। तो ILO की फुल फॉर्म हमको याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। बहुत पूछा जाता है ये ILO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और इसका अब रोल क्या है, जैसे कि लेबर्स की स्थिति में सुधार एवं स्तर को उन्नत करना, ये इसका रोल है इसमें। अब जैसे कि लेबर्स में होता क्या है, जैसे कि अब ये संगठन करता क्या है कि लेबर्स के लिए रूल बनाता है। जैसे कि लेबर्स का काम सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा और उसकी जो इनकम होगी उसकी एक दिन की 500 रुपये कर देता है, तो सबकी इनकम 500 ही रुपये होगी, उससे कम नहीं होगी। तो इस तरीके से जो रूल रेगुलेशन होती हैं, तो इससे ये लेबर्स का एक संगठन है। ठीक, अब इसी के लिए 1969 में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इसकी 50वीं एनिवर्सरी पर इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके महानिदेशक है गाय राइडर, UK यानी यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं ये। अब इसके सदस्य देश के बारे में जानेंगे तो 185 इसके सदस्य देश है। तो यानी कि अब ये जो भी रूल बनाएगा वो 185 देशों पर अप्लाई होगा। अब देखेंगे अगला संगठन। तो अगला संगठन है हमारा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर साल। अब बात करेंगे इसकी भूमिका के बारे में। तो विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम दशा को पाना इसका मेन उद्देश्य है। अब इसमें देखा जाता है कि कोई भी देश जो कुपोषण का शिकार है या कुपोषण से काफ़ी प्रभावित है, जैसे कि अफ्रीका ले लेते हैं, तो अफ्रीका की स्थिति जो है इसमें काफ़ी देश जो अभी काफ़ी पीछे हैं, जिनकी हेल्थ के सेक्टर में जो काफ़ी पीछे है, तो वहाँ पर जो कुपोषण की जो हालत है उसको ठीक करना तथा जो भी बीमारी जो फैली है जैसे कोरोना है, तो इसके लिए वैक्सीन को तैयार करना तथा अब जो भी देश इस वैक्सीन को अगर जो तैयार करेगा वो सबसे पहले WHO के पास ही अपनी वैक्सीन भेजेगा तथा लास्ट अप्रूवल जो WHO है वो उसे लास्ट अप्रूवल देगा। तो वो वैक्सीन पूरे देश में या कह सकते हैं हर कंट्री में अप्रूवल होगी, फिर वो उसकी पूरी तरीके से हर कंट्री में उसे जाने की मंजूरी मिल जाएगी। तो ये है WHO का कार्य, यानी कि जो कुपोषण से लोगों को बाहर निकालना तथा उनकी हेल्थ के लिए कार्य करना, ये कार्य होता है WHO का। इसके सेक्रेटरी जनरल यानी कि महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है, ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसके मेंबर कंट्रीज हैं 194 यानी 194।
इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अब जो भी ये रूल रेगुलेशन बनाया गया वो 194 पर लागू होगा। और इसमें एक बात और, WHO से अमेरिका लॉकडाउन के टाइम पर अमेरिका इससे बाहर हो गया था। अब वो अंदर आएगा, ये जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी बाहर है अमेरिका इससे। अब देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, यानी कि वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। अब इसके रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या, आप देखते हैं। तो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि और नेचुरल आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग करना, तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च को प्रोत्साहन देना। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि किसी क्षेत्र में चक्रवात या तूफान आने वाला होता है तो वहाँ के लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ये मौसम विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है, जिससे लोग क्या होते हैं वहाँ से निकलकर सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं, जिससे उनका जीवन सेफ हो जाता है तथा जन मान को काफ़ी कम हानि होती है। तो हम बोल सकते हैं यह इसकी इम्पोर्टेंस है। अब देखेंगे इसकी महानिदेशक के बारे में। तो इसकी महानिदेशक है पेटारी ताल्स। पेटारी ताल्स इसके महानिदेशक हैं। ये फिनलैंड के रहने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब देखेंगे अगला संगठन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। इसकी फुल फॉर्म हमको याद होना चाहिए। WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, तो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा बनाई गई कोई संगीत, साहित्य कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं। इंटेलेक्चुअल संपदा होती है वह किसी इंसान की निजी संपदा होती है। जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मैंने जो इसका नाम रखा है, अगर ये नाम किसी और ने रखा अपने चैनल का तो वो हमारी संपदा का हनन कर रहा है। ये माना जाएगा वो हमारी संपदा का हनन कर रहा है। तो हम अपना अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल अधिकार का यूज करके उस पर तो यानी कि केस दायर कर सकते हैं, किसने ऐसा क्यों किया, या फिर अपनी शिकायत को मतलब दर्ज करा सकते हैं। या फिर एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। जैसे किसी ने कोई संगीत बनाया, ठीक, अगर किसी इंसान ने उस संगीत की चोरी, कुछ लाइनों की चोरी कर ली दूसरे इंसान ने और अपने संगीत में डाल दिया, तो जिसने पहले संगीत बनाया था तो उसका भाई अधिकार है उस संगीत पे पूरा। तो ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर कोई चोरी करेगा तो उसका अधिकार है भाई, वो उस पर उसके शिकायत करेगा तथा उस पर FIR करेगा। तो ये होता है इसके अधिकार पे। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इंसान की निजी होती है। जैसे कि कोई नाम है, चित्र है, प्रतीक है। अब हमने कोई लोगो बनाया, अब हमारा लोगो किसी ने चोरी कर लिया तो ये तो भाई हनन हुआ, भाई हमारे राइट का हनन हो गया। तो अब इसमें देखते हैं अगला इसकी रोल। तो बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा करना और उसके उपयोग में तेजी लाना, ये इसके रोल हैं, इसकी भूमिका है। अब देखते हैं महानिदेशक। तो इसके महानिदेशक हैं ड्रेन तांग।
ये संगठन रिपोर्ट्स जारी करता है। तो ये संगठन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है? तो ये संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स ये जारी करता है। तो 2020 में इसको जारी किया गया। तो इसमें सम्मिलित देश, इसमें पार्टिसिपेट देश थे 131, और सीट्स पे यानी पहले नंबर पे इसमें था स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान इसमें 48 था, जो 2019 में 52 था। यानी कि भारत की स्थिति कुछ इसमें इम्प्रूव हुई है। और अब देखते हैं इसी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। तो इसको जारी करने वाली संस्था है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है अच्छे एग्जाम्स में। जैसे अभी फर्स्ट नंबर पे क्या है, ये 2020 का है ना, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है। भारत इसमें 40वां स्थान है, यानी 40वां स्थान है। और इसमें कुल देश जो शामिल हुए थे वो 53 थे। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पूरा विश्व बौद्धिक संपदा WIPO, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अगला देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO। तो इसकी फुल फॉर्म हमको याद होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अब इसकी भूमिका क्या है भाई? तो बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत कानूनी आधार उपलब्ध कराना। तो जैसे कि अब इसमें ऐसा होता है, जैसे एक देश दूसरे देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, अपना ट्रेड करता है। तो अब होता क्या है, अब जैसे कि कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए ना। एक देश जब दूसरे देश से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है या ट्रेड कर रहा है, तो कुछ रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए। तो उसी रूल रेगुलेशन को विश्व व्यापार संगठन, जो जो भी देश इसमें लिस्टेड होगा उसके लिए रूल और रेगुलेशन ये बनाता है, तथा वह सभी पे लागू होता है। जो भी उसका उल्लंघन करता है बस सजा का भागीदार होता है, तथा उस पर कुछ ना कुछ पेनाल्टी पड़ती है। अब जैसे अब इसके महानिदेशक हैं चेयर डेविड वाकर। तो चेयर डेविड वाकर न्यूजीलैंड के हैं, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महानिदेशक हैं। इसके मेंबर कंट्रीज 164, यानी कि जो भी रूल और रेगुलेशन बनेंगे वो 164 कंट्री पर एप्लीकेबल होंगे। अब इसमें अब ये तो ऐसे संगठन हुए, 6 संगठन ऐसे हो गए जिनका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, यानी कि स्विट्जरलैंड का शहर जेनेवा में स्थित है। ये ऐसे 6 संगठन थे। अब देखते हैं ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है, अमेरिका में। तो देखेंगे फर्स्ट IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब नाम से ही पता चल रहा है मुद्रा कोष, यानी कि ये संगठन जो है वह मुद्रा को कंट्रोल करने की, मतलब मुद्रा को किस तरीके से कहाँ यूज करना है। जैसे कि भारत का रुपया है, वो अगर अमेरिका में इन्वेस्ट हो रहा है तो उसको डॉलर, मतलब भारत जब अमेरिका में जाएगा अपना रुपया इन्वेस्ट करने तो डॉलर में चेंज करना पड़ेगा। जब भारत जापान में जाएगा तो अपना मुद्रा को येन में चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से है इसमें। और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। अब इसका रोल, इसकी भूमिका क्या है? तो सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, वही मैं बता रहा था, जैसे कि विनिमय का मतलब लेन देन में सुविधा देना। जैसे कि भारत अगर कहीं ट्रेड कर रहा है तो मुद्रा में लेन देन, एक्सचेंज में काफ़ी, मतलब एक्सचेंज को आसान
आसान बनाना जिससे ट्रेड आसानी से हो सके, तो ये उस चीज़ को आसान करता है। और आईएमएफ, और दूसरी बात ये आईएमएफ की खुद की मुद्रा होती है जिसको कहते हैं एसडीआर। ये इसकी खुद की मुद्रा है एसडीआर इसकी। अब भी कोई, अब ये एग्जाम, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आईएमएफ की मुद्रा का नाम क्या है, तो वह एसडीआर है। इसकी मुद्रा को एसडीआर कहते हैं। इसकी जो वो है करेंसी एसडीआर होती है। अब इसमें सदस्य देश, इसके सदस्य देश है 189। 189वां सदस्य देश है नॉरू, छोटा देश है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को मजबूत करना, ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। बस जो हमने ऊपर अभी की थी चर्चा। प्रबंध निदेशक, इसके प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। बुल्गारिया देश की रहने वाली है, जो यूरोप का एक देश है। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। अब इसमें और इम्पोर्टेंट जानकारी लेते हैं। तो ये जो संगठन है आईएमएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। यह संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स वर्ष में 2 बार निकालता है, जिसमें किसी देश की जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी कमी हुई है, तथा वर्ल्ड की इकोनॉमी बढ़ी है या घटी है, और किसी देश की इकोनॉमी में क्या अंतर आया है। तो ये सब सारी चीज़ें इस रिपोर्ट्स में होती हैं। और अब एग्जाम्स में इस रिपोर्ट से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स कौन सी संस्था जारी करती है। तो सिंपल सा आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस रिपोर्ट्स को जारी करता है। वर्ष में, वो भी वर्ष में 2 बार। ठीक, अब अगला देखते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी भूमिका क्या है? उत्पादक एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय आदान प्रदान को प्रोत्साहन देना। तो विकास के कार्यों के लिए मतलब इंक्रीजमेंट देना। तो अब इसमें होता क्या, आपने सुना होगा कि भारत के इस राज्य ने या फिर भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से इतना रुपए लोन लिया उस विकास कार्य के लिए, या यूपी ने लखनऊ मेट्रो के लिए इतना रुपए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। तो ये सारे कार्य होते हैं, ये सारे कार्य कंस्ट्रक्शन या फिर डेवलपमेंट से जुड़े कार्य होते हैं, जिनको वर्ल्ड बैंक मतलब गति देता है, इंक्रीजमेंट देता है। तो अब इसके महानिदेशक हैं डेविड मालपास, जो अमेरिकन है। इसके एमडी और सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत है, जो इंडियन है। इसके सदस्य देश है 189। 189वां सदस्य देश नॉरू है। अभी हमने ऊपर देखा था आईएमएफ का जो 189वां देश था, उसमें भी 189 ही है। 189वां नॉरू है। तो हमको ये बात समझ में आई कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लगभग समान ही है। ये दोनों, इनके कार्य मुद्रा से संबंधित ही है। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था। इस सम्मेलन के बाद 1945 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब वर्ल्ड बैंक सूचकांक जारी करता है, जैसे मानव पूंजी सूचकांक 2020। इसमें शीर्ष देश था सिंगापुर, पहले नंबर पर था। भारत का स्थान इसमें 116वां था, और इसमें सम्मिलित देश हुए थे 174। इसमें पहले नंबर याद रखना, भारत का याद रख लीजिए आप। शीर्ष देश का सिंगापुर है,
ठीक है ना। भारत का नंबर इसमें 116वां है मानव पूंजी सूचकांक में। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी करते हैं। इसमें सम्मिलित देश यानी कि इसमें कुल देश 190 थे और शीर्ष स्थान पर पहले स्थान पे इसमें न्यूजीलैंड है और फर्स्ट नंबर पर न्यूजीलैंड है और भारत का स्थान इसमें 63वां है जो 2019 में 77 था। यानी कि भारत कुछ हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। भारत में 77 से 63 स्थान आ गया भारत। अब देखेंगे अगला। तो ये ऐसे, तो जैसे कि IMF है और वर्ल्ड बैंक है, ये ऐसे संस्थान थे जिनका मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित था। ओके, अब देखेंगे ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक, तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, यानी इसकी फुल फॉर्म को याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसकी भूमिका, रोल क्या है इसका? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को इंक्रीजमेंट देना यानी प्रोत्साहन देना। अध्यक्ष इसका है यूकिया अमानो, इसके अध्यक्ष हैं जो जापानी है। ठीक, तो इसमें इतना ही जानना है आपको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण में इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिए आप, और इसका अध्यक्ष यूकिया अमानो जो जापानी है। और इसकी भूमिका है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना, बस। अब अगला संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो की फुल फॉर्म आनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1966 को हुई थी यूनिडो की। इसकी भूमिका विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना, यानी कि लोगों की समृद्धि के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना, ये इसका मेन उद्देश्य है यूनिडो का। अब इसके डायरेक्टर जनरल ली योंग इसके डायरेक्टर जनरल हैं जो चाइना के रहने वाले हैं। अब अगला संगठन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन CTBT। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन CTBT, यानी CTBT की फुल फॉर्म द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1996 में। अब देखते हैं इसका उद्देश्य। तो इसके तहत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने के साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि सदस्य देश अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में भी परमाणु परीक्षण को नियंत्रित करेंगे। तो अब जो भी देश होगा, जो इसका मेंबर कंट्री होगा, वो आस पड़ोस में अगर कोई परमाणु गतिविधि कर रहा है, उसका रिसर्च कर रहा है उस पर, तो उस पर नज़र रखने का अधिकार अब उनके पास होगा, देशों के पास। तो CTBT जो परमाणु परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करती है, भारत और पाकिस्तान इसमें अभी शामिल नहीं हुए हैं। तो भारत पाकिस्तान इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि बड़े देश इसमें शामिल होने के बाद भी इस ट्रीटी का पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान ने अभी इस ट्रीटी पर साइन ही नहीं किया है।
हाँ, इस ट्रीटी में जो ये व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन है, इसमें सबसे पहला देश शामिल साइन करने वाला, इस या शामिल होने वाला पहला देश अमेरिका था। ये याद रखने वाली बात है इसमें। अब ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है, तो ऐसे संगठन के बारे में हम जानेंगे। तो पहला संगठन है इसमें संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO। तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुई थी। अब इसकी भूमिका क्या है, तो विश्व भर में कृषि एवं पोषण के स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बेहतर बनाना, यानी कि एग्रीकल्चर और पोषण के स्तर में जो सुधार लाकर जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का उद्देश्य है। ये इसके महानिदेशक क्यू डोंग्यू, चाइना के जो हैं वो क्यू डोंग्यू इसके महानिदेशक हैं, सेक्रेटरी जनरल। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके सदस्य देश, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये 194 इसके मेंबर कंट्री हैं। इसमें जो डायरेक्ट पूछा जाता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में इस टाइम मेंबर कंट्री कितनी है, ये क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम्स में रहता है। तो 194 इसमें मेंबर कंट्री हैं इस टाइम। अब इसी से संबंधित एक सूचकांक देखेंगे हम, विश्व भुखमरी सूचकांक 2020, लगभग इसी संबंधित है। जारी कौन करता है इसे, बेल्ट हंगर हिल्फे, जर्मन संस्था है ये एक, जिसमें सम्मिलित देश थे 107 और फर्स्ट नंबर पर बेलारूस है इसमें, जो यूरोप का देश है और इसकी राजधानी मिन्स्क है, बेलारूस की राजधानी। भारत का रैंक इसमें है 94, 94। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है, तो बेल्ट हंगर हिल्फे। अब देखते हैं अगला संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, IFAD। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसमें NT नहीं लिखा है धोखे से, डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अब मेन चीज़ है, देखो एग्रीकल्चर से वो भी संबंधित है, एग्रीकल्चर से ये भी संबंधित है, ठीक है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, तो आपको अब याद रखना है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है उसका मुख्यालय रोम में स्थित है, इटली में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना, ये इसका उद्देश्य है। ये कभी कभी एग्जाम्स में आता है, लेकिन ऊपर वाला बहुत आता है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें अन्य संगठन, अब ये ऐसे संगठन है जैसे जिनका मुख्यालय, जैसे कि एक जगह पे एक ही मुख्यालय है, जैसे कि मैंने ले लिया स्विट्जरलैंड का बर्न। तो अब ये मुख्यालय बर्न में कोई दूसरा मुख्यालय नहीं है, बस एक स्थान पे, एक पर्टिकुलर स्थान पे एक ही मुख्यालय है। तो अन्य संगठन में ऐसे संगठन हैं। अब देखेंगे इसमें पहला संगठन, तो सार्वभौम डाक संघ, UPU, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड का। ये भी स्विट्जरलैंड का शहर है एक, बर्न में। बस इसका यही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका मुख्यालय। इसकी भूमिका है लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा इसमें, सार्वभौम डाक
संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बर्न में स्थित है। अब हम देखेंगे अगला संगठन, विश्व पर्यटन संगठन। तो विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब हमको याद होना चाहिए ये भी अब ये भी WTO है, और हम ऊपर भी एक पढ़ के आए थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इनमें उसमें और इसमें अंतर क्या है? तो उसको हम पढ़ते हैं सिंपल पढ़ते हैं WTO, और इसको पढ़ते हैं UNWTO। इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इसके इस WTO में आपको यूएन लगा हुआ दिख जाएगा। वो इसीलिए यूएन लगा हुआ है ताकि इससे हम अंतर कर सकें इन दोनों में, ठीक है ना। इसका मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में, जो स्पेन की राजधानी भी है। अब इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे। इसकी रोल क्या है इसका? पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना तथा पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना। तो और इसमें सबसे बहुत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यटन दिवस, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे बनता है 27 सितंबर को, या 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। अब इस दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, पूछ लेते हैं कभी कभी। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ओर से 1980 में इसकी शुरुआत या फिर स्टार्टिंग इसकी हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसकी विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो मैड्रिड में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व पर्यटन कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO। तो सबसे पहले तो ICAO की फुल फॉर्म हमको याद होना चाहिए। तो ICAO का मतलब होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा, जो कनाडा का एक शहर है। भूमिका, इसकी रोल के बारे में हम जानेंगे। इसकी क्या भूमिका है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना, नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उसका निदान, सॉल्यूशन प्रस्तुत करना। तो नागरिक उड्डयन के मानदंड यानी कि क्या पैरामीटर्स रहेंगे इसके, वो इंटरनेशनल लेवल पर इसको इंटरनेशनल लेवल पर लागू करना। अब इसके जितने भी मेंबर कंट्री होंगे, बस इसमें याद क्या करना है आपको, इसमें इंपॉर्टेंट यही है इसका मुख्यालय। बस इसका मुख्यालय याद करना वही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट संगठन यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म हमको याद होना चाहिए, हिंदी में भी आना चाहिए और इंग्लिश में भी आना चाहिए। तो यूनेस्को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ओके, और इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका हो गया इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखेंगे भूमिका के बारे में। इसकी रोल है? विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता या कह सकते हैं भाईचारा की भावना का निर्माण करना। मुख्यालय इसका पेरिस में है और अध्यक्ष इसके आद्रे अजौले हैं, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, आद्रे अजौले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पे सदस्य देश 193 हैं।
और 193 इसके सदस्य देश हैं। और हमको याद होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के सदस्यों की संख्या भी 193 ही है, ठीक है। तो इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। यूनेस्को की विशेषता क्या है? ये शिक्षा जीवन बदल देती है, ठीक, धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना। आपने देखा होगा भारत में कई कई चीज़ें, कई प्लेस जो हैं वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में लिस्टेड हो गए हैं। तो ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस स्थान को, उस पार्टिकुलर स्थान को पहचान मिल सके, तथा जो हिस्टोरिकल कुछ प्लेसेस होते हैं उनको अपनी पहचान मिल सके। इसीलिए सतत विकास के लिए विज्ञान तो आवश्यक है ही, संचार एवं सूचना भी आवश्यक है, ठीक। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO। तो इसमें इम्पोर्टेंट एक बात यह है, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, ब्रिटेन में। अब देखेंगे भूमिका के बारे में। तो नौ परिवहन या नेवी के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि को बढ़ावा देना, ये इसका रूल है। यानी कि नेवी के क्षेत्र में रूल और रेगुलेशंस को बनाए रखना, ये इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बस यही है कि इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, ब्रिटेन में। अब जानेंगे अगले संगठन के बारे में, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी कि रासायनिक हथियारों पर रोक लगाना, ये इसका मेन उद्देश्य होगा। तो इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय द हेग है, नीदरलैंड्स में स्थित है। और द हेग में ही इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय भी द हेग में ही है। मैंने यूनाइटेड नेशंस के फर्स्ट पार्ट में इस चीज़ का जिक्र किया है। अब इसके रोल क्या है, इसकी भूमिका? तो इसका भूमिका क्या है? रासायनिक विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा उपयोग को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। अब अगला संगठन के बारे में देखेंगे। तो इसमें इससे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है। अब यूनिसेफ, अब जानेंगे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। कुल मिला के 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी याद रखेंगे तब भी चल जाएगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, HIV पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब इसका जो लेवल है वो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है, इस टाइम पर काफ़ी ब्रॉड हो गया। अब ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये संस्था पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम करती है। अब और इसका फंडिंग कहाँ से होती है? सबसे बड़ी बात ये है कि इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि जो इसके मेंबर कंट्री हैं, ठीक, वो इसमें फंडिंग करते हैं। कुछ फंडिंग करते हैं, कुछ जैसे कि अमीर लोग होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंपनियां होती हैं, वो इसमें फंडिंग करती हैं, ठीक है ना।
फंडिंग करती है, जिससे ये जो संगठन है यूनिसेफ वह अपना कार्य करता है इस क्षेत्र में। अब जैसे कि अब इसमें इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछे जाते हैं काफ़ी एग्जाम्स में। हेनरेटा फोरे, हेनरेटा फोरे जो अमेरिकन है, महिला है ये, ठीक। तो इनकी सदस्य देशों की संख्या इसमें 190 है, 190 इसके देश है, सदस्य देश है। यानी कि ये रूल, जो भी रूल और रेगुलेशन बनाएगा वो 190 देशों पर लागू होगा, ठीक। तो यहाँ मैंने 20 संगठनों के बारे में बताया जो एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ संगठन तो पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे कितना भी छोटा एग्जाम्स हो, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम्स क्यों ना हो, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाता है। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्स की डिटेल ज़्यादा दी थी और कुछ संगठन की ज़्यादा डिटेल में बताया। कुछ संगठन में मैंने कहा था इनका मुख्यालय याद कर लीजिए। तो बस ऐसे ही इसको पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब देखते हैं इसमें इसके आए हुए क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर करते हैं चर्चा। तो देखेंगे क्वेश्चंस। तो निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो जेनेवा में आपको पता होना चाहिए, मैंने जेनेवा से संबंधित 6 संगठन के बारे में आपको बताया था। तो उन संगठनों में खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं था। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। WHO। WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1995 में अस्तित्व में आया। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ऑप्शन डी ठीक होगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और तथा सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, जो उसमें पड़ता है फ्रांस में। पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंध एकमात्र संगठन कौन सा है? तो पता होना चाहिए, यूनेस्को है या यूनिसेफ है या यूनिडो है या UNFP है। यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, वह बाल कल्याण से संबंधित एकमात्र संस्थान है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी आज सही है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम यानी ILO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में, इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो पता होना चाहिए, ये IMF विश्व बैंक जारी करता है, यूनेस्को या IMF या FAO, इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ऑप्शन ए ठीक है, बिल्कुल सही होगा ये।
अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रोम में तो नहीं है, जेनेवा में भी नहीं है, वॉशिंगटन में केवल दो ही मुख्यालय हैं। तो इसका ऑप्शन बचा ए, लंदन में स्थित है इसका मुख्यालय। अब अगला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जैसे वर्ल्ड इनोवेशन सूचकांक ये जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यूनेस्को जारी नहीं करता है, ना ही यूनिसेफ जारी करता है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करता है। ओके, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 14, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, रोम में नहीं है, ना ही मैड्रिड में है। तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कब अस्तित्व में आया? तो ये 1966 में आया। इसको कहते हैं यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1966 में आया अस्तित्व में। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम सब जानते हैं इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कम से कम 3-3, 4-4 बार एग्जाम्स में। मैंने अलग अलग एग्जाम से उठाए हैं सारे क्वेश्चन ये। अब देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 94वां स्थान है इसमें। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? तो ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, या विश्व बैंक, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो हम जानते हैं कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये दोनों संगठन जो थे वह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद ही स्टार्ट हुए थे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन होगा बी, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन इससे संबंधित नहीं है, ब्रेटन वुड्स से संबंधित नहीं है ये बी ऑप्शन। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 को आयोजित हुआ था, जिसमें आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1945 को इस सम्मेलन में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स कौन सी संस्था जारी करती है? ये बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स जो होती है यूनिसेफ जारी करता है, यूनेस्को जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, या विश्व बैंक जारी करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जारी करता है इसे। तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक होगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का टॉपिक पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरी तरीके से कवर हो चुका है। तो यहाँ मैंने सभी संगठनों को काफ़ी बारीकी से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ कराया, जिससे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा
कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कंटेंट ही लिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।